विषय का पाठ 1, पर्यावरण विषय का पाठ 1, कैसे पहचाना चींटी ने, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ये पाठ 1 है, उसको आप सबके सामने रखेंगे। ये पाठ बड़ा है, इस वजह से इसी पाठ के 2 वीडियो बनाए जाएंगे, जिसको आप सप्ते में 2 बार देख पाएंगे। अतः इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं और समझना भी है और नोटबुक में नोट भी करना है। और सभी जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप अपने भैया बहनों को, अपने बच्चों को इसके बारे में ज़रूर समझाएं और उनको कुछ समय ये वीडियो देखने के लिए ज़रूर दें। जैसे कि पाठ का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो ये पाठ हमको कह रहा है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, यानी कुछ अजीब सी घटनाएं, जैसे तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। यानी आप खुले आसमान के नीचे कहीं पर स्कूल के मैदान में, घर के मैदान में कहीं पर भी भोजन कर रहे हो और एक चील, जैसे ये चील दिखाई दे रही है, पक्षी दिखाई दे रहा है, चील फुर्ती से आता है और आपकी रोटी का टुकड़ा तोड़ करके ले जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे हम भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पास में चिड़िया है, कौआ, इस प्रकार से पक्षी आ जाते हैं। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। यानी एक कुत्ता सो रहा होता है और आप भले ही धीरे धीरे उसके पास से निकलते हो, फिर भी कुत्ता कान खड़े कर देता है, जग जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक एहसास करने की, महसूस करने की, सूंघने की, इस प्रकार की क्षमताएं अधिक होती हैं। खाते समय तुम से कुछ मीठा जमीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। यानी आप भोजन करते हो, देखो ये भोजन का टुकड़ा गिरा है और इसके पास में अनेक सारी चींटियाँ इकट्ठी हो गई है। यानी हमारे घर में कुछ भी गिरता है, यानी मीठी चीज़ है, रोटी का टुकड़ा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो भोजन करते करते कुछ न कुछ गिरा देते हैं, तो तुरंत उसके पास में थोड़ी देर में चींटियाँ आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा सोच कर बताना है। अब ये सोचना तो आपको भी पड़ेगा। यानी जानवरों में भी ऐसा इसलिए होता है कि जानवरों में भी देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। यानी जानवर, जैसे हम भी सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सूंघ सकते हैं, इस प्रकार की शक्ति जानवरों के अंदर भी होती है। कोई जानवर, देखो कोई जानवर तो मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। यानी कोई जानवर ऐसा भी होता है जो मीलों दूर, जैसे बाघ की, तेंदुए की नज़र बहुत तेज होती है, बहुत ही दूर तक पहचान लेता है, देख सकता है। तो इस प्रकार से कई जानवर ऐसे होते हैं जो मीलों दूर, यानी कई लंबी दूरी को भी अपनी पहचान लेते हैं। वहाँ शिकारी खड़ा है या अपना शिकार खड़ा है। यानी मांसाहारी जानवरों के लिए छोटे मोटे जीव जंतु भोजन के रूप में काम में लेते हैं, तो वो जीव जंतु कहाँ उनको प्राप्त हो सकते हैं तो अभी पहचान लेता है। और जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, कहीं आगे कोई शिकारी तो नहीं है वहाँ जिससे उनको खतरा हो, तो वो अपने खतरे को भी भांप सकते हैं। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। यानी छोटी से छोटी आहट, थोड़ी सी हल्की सी भी आहट होती है, जैसे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि कुत्ते के पास से आप भले ही धीरे से निकलते हो, फिर भी वह कान खड़े कर देता है, यानी अपनी आहट को सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। यानी कोई जानवर अपने ही झुंड के जानवर जो होता है उसको सूंघ कर, यानी चींटियाँ, लगभग आगे हम पढ़ेंगे तो चींटियाँ एक दूसरी चींटी को सूंघ कर पता लगाती है कि हमारा झुंड का जानवर चींटी है या दूसरे झुंड की है। न जानवरों की अजब दुनिया, यानी ये जानवरों की एक अजब दुनिया है जिसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कैसे पहचाना साथी को, किसने पहचाना था? चींटी ने। देखो चींटियाँ कैसे चलती है, देखो चल रही है, पंक्तिबद्ध चलती हैं चींटियाँ। कैसे चलती हैं? पंक्तिबद्ध। अब आपको भी इस प्रकार पंक्तिबद्ध चलने के लिए कहे तो आप भी कुछ न कुछ मिस्टेक तो कर लेते हो। जैसे देखो ये 2 चींटियाँ बाहर आ गई है, तो इस प्रकार छोटे बच्चों की तरह ये भी शरारत कर देती है, परंतु चलती कैसे? कतार के रूप में। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। यानी एक चींटी है जो जा रही थी बाहर कहीं घूमने और सामने एक चींटियों का झुंड आया, तो वह तुरंत उस झुंड को देखकर पहचान गई कि ये तो दूसरी टोली की है और वह वापस आ गई। और बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने पता किया तो कि भी ये चींटी हमारे बिल की, और उसके अंदर जाने दे दिया। सोचो और बताओ। देखो सोचने की बात है, उसको कैसे पता चला है कि इस
चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरे झुंड की है, और पहरेदार चींटी को कैसे पता चला कि वह चींटी अपनी ही चींटी है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न है जो सोचनीय है कि इस चींटी ने कैसे पता किया होगा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, चींटी जो होती है एक प्रकार का पदार्थ छोड़ती है, अपने पीछे एक प्रकार का पदार्थ छोड़ती है। जब चींटी चलती है तो एक पदार्थ को छोड़ती है, गंध को छोड़ती है। यानी चींटी जब चलती है ऐसे पंक्ति नुमा चलती है। कभी भी आप चींटियों को चलते हुए देखना, इस प्रकार से झुंड में नहीं चलती। चींटियाँ ऐसे पंक्तिबद्ध चलती हैं। यानी ये ऐसे पंक्तिबद्ध कैसे चल पाती है, इनको कैसे पता चलता है कि मेरे आगे वाली चींटी इसी रास्ते गई है। तो ये जब चींटियाँ चलती हैं तो अपने पीछे गंध छोड़ती हैं, इस गंध को हार्मोन कहते हैं। यानी गंध का ही दूसरा नाम है हार्मोन। तो हार्मोन, कौन सा हार्मोन छोड़ती है? फेरामोन। यानी जब चींटी चलती है तो अपने पीछे एक फेरामोन नामक हार्मोन का रिसाव करती है। इसी फेरामोन की वजह से चींटियाँ आपस में पता लगा देती हैं कि मेरे आगे वाली चींटी किस रास्ते गई, और ये एक पंक्ति बनाते हैं। यानी आप ये जो चींटियाँ जा रही है, ये प्रयोग आपको करके देखना है। जैसे ये चींटियाँ जा रही हैं, तो यहाँ से आपको बिना किसी चींटी को नुकसान पहुँचाए एक चींटी को हटाना है। हटाओगे तो भी वो दूसरी चींटी आगे की चींटी को पहचान लेती है। तो हटाते ही आपको यहाँ पर पेन या पेंसिल रखनी है। यहाँ से जैसे ये चींटियाँ आगे जा रही है और ये पीछे से चींटियाँ आ रही हैं, तो ये चींटियाँ थोड़ी ही देर में गंध का पता लगा करके तुरंत इसके ऊपर से चढ़ करके जाने लग जाती है। लेकिन इसी प्रकार का एक दूसरा प्रयोग भी आपको करना है। ये जैसे चींटियाँ जा रही है, तो यहाँ से आपको, जैसे यहाँ से आती हुई चींटियाँ इधर जा रही है, तो यहाँ से 2 चींटी को हटा करके आपको यहाँ गीले पोछे से पोछा लगाना है। यहाँ पर पोछा लगाना है। जब गीले पोछे से यहाँ पर आप पोछा लगाओगे तो इस चींटियों के द्वारा छोड़ा गया हार्मोन था, उसकी गंध, यहाँ तो परिवर्तन, सूखी पेंसिल थी तो परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसके ऊपर से चली जाती, लेकिन यहाँ पर गंध परिवर्तन हो जाती है। तो ये चींटियाँ तो आगे चली जाएगी, लेकिन इधर से आने वाली चींटियाँ भटक जाएगी कि हमारे आगे वाली चींटियाँ कहाँ गई, और यहाँ ये सूंघ कर पता करने की कोशिश करती हैं और बिखर जाती हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस गंध की जो गंध थी वो परिवर्तन हो चुकी थी, गीले पोछे से साफ हो चुकी थी। इस प्रकार चींटियाँ अपने दूसरे चींटी को एक गंध की वजह से पहचान लेते हैं। आओ करके देखें। चीनी के कुछ दाने गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो और इंतज़ार करो कि चींटियाँ कितनी देर में, चींटियों के आने का। अब देखो कि चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड आया? चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती है? वे उस जगह से कहाँ जाती है? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? तो देखते हैं। जैसे ही आप अपने पास में, ये करके भी देखना है आपको, आप करके देखोगे तो आपको इससे भी अधिक ज़्यादा समझ में आएगा। यानी आपको ये चीज़ें पढ़ने की बजाय करके देखने पर ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे आप खाना खा रहे हो या ऐसे ही आप एक रोटी का टुकड़ा या कुछ शक्कर के दाने हैं, मीठा कुछ भी चीज़ यहाँ पे गिरा दो और उसके बाद बैठ जाओ, तो देखो कि यहाँ पर चींटियाँ आती है क्या? तो कुछ ही पल, यानी थोड़ी ही देर में चींटी आएगी। यानी इसकी गंध, यहाँ पर यदि चींटी है तो इसको इसकी सुगंध मिल जाती है, इसकी गंध, क्योंकि चींटियों के अंदर सूंघने की क्षमता अधिक होती है। तो वो चींटी को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ मीठा है। तो ये जो बिल के अंदर से या कहीं से इस झुंड के अंदर से जो चींटी होती है, मुख्य प्रमुख चींटी एक आती है। एक चींटी आकर के पता करती है कि यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ है और हमारी चींटियों को यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तो ये रिटर्न लेकर के वापस, तुरंत टर्न लेकर अपने ही झुंड में वापस जाती है और उस झुंड को सूचना देती है कि वहाँ पर खाना है, आप सभी आ सकते हो। तो तुरंत दूसरी चींटियाँ वापस पंक्तिबद्ध यहाँ पर आती है और इसके अंदर से कुछ खाने का दाने लेकर के तुरंत अपने बिल की तरफ लौट जाती है और वह
वह खाना अपने बिल के अंदर इकट्ठा करती है। चींटियों का जो बिल होता है, चींटियों का जो बिल होता है इसको बिम्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिम्बी। चींटियों के बिल को बिम्बी कहते हैं। और चींटियाँ अपना खाना लेकर के तुरंत अपने बिम्बी की तरफ, अपने बिल की तरफ लौट जाती हैं, अपने बिल की तरफ लौट जाती हैं। अतः हम ये समझ जाते हैं कि चींटियाँ एक हार्मोन की वजह से, जैसे प्रश्न थे चींटी कितनी देर में आई, कुछ ही पल में आ गई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड आया था? बताओ, एक चींटी आई थी कि सारा झुंड? एक चींटी आती है, क्योंकि सारा झुंड एक साथ पहले नहीं आता है, वह एक चींटी आकर पता करती है, फिर दूसरी चींटी आती है। चींटियों के खाने की चीज़ का क्या करती है? चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती है? चींटियाँ खाने की चीज़ का अपने बिल में ले जा करके जमा करती है। वे उस जगह से कहाँ जाती है? वे उस जगह से अपने बिल की तरफ लौट जाती हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार बनकर चलती हैं? कतार बनाकर चलती है ना कतार में, हाँ जी, वो कतार में चलती हैं। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए, जैसे अभी हमने करके भी देखा है, आपको भी कर देखना है। उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर पर चींटियाँ रास्ता रोक रही। चींटियों का रास्ता रोकते अपन पेंसिल रख करके, तो चींटियाँ उस पेंसिल के ऊपर, देखो अब चींटियाँ कैसे चलती, यानी पेंसिल के ऊपर चढ़ करके चल देती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी अपने पीछे एक प्रकार की गंध छोड़ती है, हार्मोन छोड़ती है, जिसे फेरामोन भी कहते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा था। उसी की वजह से वह अपने पीछे वाली, आगे वाली चींटी का पता लगा लेती है। क्या अब बता सकते हो, अब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका, तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? गंध थी, वो गंध को सूखी चीज़ के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो ऊपर से निकल गई। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसको पहचान लेते हैं। कुछ नर जाति के, पुरुष जाति के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपनी स्त्री जाति की, नर जाति की कीड़े मकोड़ों को आराम से पहचान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है रेशम का कीट, ये नर जाति का है जो अपनी मादा को, ये रेशम का कीट आपसे बात कर रहा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। यानी अपनी मादा जो कीट होती है उसको कई किलोमीटर दूर तक उसकी गंध से पहचान लेता हूँ, और वो पता लगा लेते हैं कि मेरी मादा यानी मेरी पत्नी कहाँ पर है। इस प्रकार क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? अक्सर गर्मियों में, बरसात के मौसम में हम इस मच्छरों से परेशान हो जाते हैं। सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। यानी मच्छर जो होते हैं हमारे घर में कैसे आ जाते हैं, उनको पता कैसे चल जाता है कि हम यहाँ पर हैं। रात के अंधेरे में सो रहे होते फिर भी मच्छर काट जाते हैं अपन को। तो मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। यानी मच्छर अपन को कैसे ढूंढते हैं, हमको कैसे ढूंढते हैं? यानी मच्छर जो होता है अपने पैरों के तलवे, जिसके अंदर एक बदबूदार गंध आती है, और अपने शरीर की गर्मी की वजह से शरीर में एक प्रकार की गंध आती है, जिसके कारण वो पहचान लेते हैं। यानी हमारे आसपास कहीं पर भी बदबूदार जो गंध होती है वो मच्छरों को पैदा करती है। यानी पैरों के तलवे भी पसीने के कारण बदबू मारते हैं, शरीर में भी पसीना आ जाता है जिसके कारण भी बदबू आती है। तो इसी प्रकार मेन बात यह है कि मच्छर पैदा होने का कारण बदबू है। तो अपने शरीर की तथा आसपास की सफाई रखनी चाहिए जिससे मच्छर पैदा नहीं हो। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। यानी कुत्ते को कुछ सूंघते हुए देखा है? जैसे ये कुत्ता देखो पेड़ के नीचे कुछ सूंघ रहा है। तो सड़कों पर कुत्तों की अपनी अपनी जगह होती है, बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया। यानी कुत्ते सूंघते हैं, क्या सूंघते हैं? यानी अपने दूसरे कुत्तों का पता लगाते हैं कि यहाँ पर कोई और कुत्ता रहता है या नहीं। यानी वो किससे पता लगाते हैं? सूंघकर। क्या सूंघकर पता लगाते हैं कि ये दूसरा कुत्ता है? यानी एक दूसरे कुत्ते का मल मूत्र सूंघते हैं। जैसे ये कुत्ते का एरिया है, जैसे सड़क है, ये सड़क है, तो एक
एक ही जगह पर एक ही घर के अंदर 2-4 कुत्ते गली में रहते हैं, लेकिन ये कुत्तों का एरिया होता है, तू इतने एरिया में रहेगा, मैं इतने में। तो जैसे कि ये कुत्ता इस एरिया में जाकर घूम कर के आ जाता है, तो इस कुत्ते को यदि ये कहीं बाहर गया हुआ तो पता कैसे चलता है? तो ये कुत्ता जब दूसरों के एरिया में जाता है तो मलमूत्र त्याग देता है। तो इस मलमूत्र के त्यागने की गंध को, मलमूत्र के गंध से ही ये कुत्ता इस कुत्ते का पता लगा लेता है कि यहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता आया था। इस प्रकार कुत्ते आपस में एक दूसरे कुत्तों के एरिया का पता लगा लेते हैं कि ये किसी और कुत्ते का एरिया है। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे किसी मुजरिम को पकड़ना है, वो पुलिस से पकड़ा नहीं जा रहा, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार उस समय कुत्तों की सहायता ली जाती है। जैसे कोई खोया हुआ माल हमको मिल नहीं रहा है, तो उसको ढूंढने में भी हम कुत्तों की सहायता लेते हैं। बड़े बड़े जैसे क्रिमिनल, जैसे कई केस हो जाते हैं, गुनाह करते हैं और चोर जो है भाग जाते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए भी कुत्तों की मदद ली जाती है। ये अक्सर कुत्ते एक दूसरे अक्सर पुलिस की सहायता करते हैं फौजियों की बम ढूंढने में। जैसे कहीं पर आतंकवादी बम फेंक देते हैं तो कुत्तों के सूंघने की शक्ति का प्रयोग करते हुए उस बम का पता लगाया जाता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध के खराब होने से पता चलना, किसी चीज़ को जलने का पता चलना। यानी ये कह रहा है कि हम कहाँ कहाँ पर हमारी सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है। एक सूची बनानी है। इधर सूंघने की शक्ति, एक लाइन पंक्तिबद्ध 10-12 चीज़ें, वस्तुएं बतानी है कि यहाँ पर हम सूंघ कर पता लगा लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि खाने की गंध, खाना खराब हो जाता है तो एक अजीब प्रकार की गंध आती है, जिससे हमें नाक से सूंघते हैं तो पता चल जाता है कि ये गंध खराब है और हम उस वेस्ट खाने को फेंक देते हैं। और किसी चीज़ को, जैसे गैस पर रखी हुई कोई चीज़ जल रही है तो तुरंत पता चल जा रहा है गैस जल रहा है, और इस प्रकार से हम उसको हटा देते हैं। यानी इसके अलावा भी हम किसी चीज़ को यदि हमें पता है तो एक सारणी बनानी है। जैसे फूलों की सुगंध को पहचान लेते हैं, हम मिठाई की सुगंध को पहचान लेते हैं, हम अच्छा स्वादिष्ट खाना बना हुआ होता है तो सूंघ के पहचान लेते हैं। तो आप क्या क्या चीज़ें सूंघ करके पता कर सकते हो, उस चीज़ की सारणी बनानी है, आपको सूची बनानी है। तुम बिना देखे किस जानवर की गंध को पहचान लेते हो, उसका नाम लिखो। यानी बिना देखे सुगंध से पता लगा देते हो। यानी कई बार आपके आसपास से कुत्ते गुजरते हैं तो आप भले पीछे नहीं देखते हो तो भी उस कुत्ते में से एक अजीब बदबू आती है तो पहचान लेते हो ये कुत्ता है। गधा जो होता है उसके शरीर से अलग बदबू आती है, बकरी जो होती है उसके शरीर से अलग बदबू आती है। तो इस प्रकार के जीव जंतु, यानी एक भेड़ों का झुंड निकलेगा तो भी हम पहचान लेते हैं कि यहाँ से भेड़ें गुजरी है। तो इस प्रकार के गंध से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से जानवरों को अपन पहचान सकते हैं। तो आप भी अपने आसपास के कोई जीव जंतु को गंध के कारण बिना देखे पहचान लेते हैं, उसका नाम यहाँ लिखना है। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों का नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है और जिनकी गंध आपको बुरी लगती है। यानी 5 चीज़ें, इधर 5 चीज़ें अच्छी लगने वाली लिखनी है, इधर बुरी लगने वाली। जैसे अच्छी लगने में आपको मिठाई की जलेबी बना दी जाए और उसकी सुगंध आपके पास आती है तो आपको अच्छी लगेगी कि बुरी? तो स्वाभाविक है अच्छी लगेगी। और इसकी जगह पर आप कई कचरे के ढेर से निकलते हो तो आपको उसकी गंध अच्छी लगती है कि बुरी लगती है। तो इस प्रकार से अच्छी लगने वाली गंध की लिस्ट इधर बनानी है और बुरी लगने वाली गंध की सूची इधर बनानी है। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? हाँ, क्योंकि जो गंध बुरी होती है वह गंध सबके लिए बुरी ही होती है। जैसे कचरे की बदबू सबके लिए बुरी है, मिठाई की गंध सबके लिए अच्छी होती है, लेकिन उसके अलावा भी किसी को अच्छी गंध लगना, किसी को बुरी लगना, वह उसके सोचने पर डिपेंड करता है। क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े के गंध से क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? यानी आपके घर में रहने वाले लोगों के भी कपड़ों से गंध आती है, और आती है तो किसके कपड़ों से गंध आती है? तो अक्सर हमारे आसपास हम गंध के कारण कपड़ों की पहचान नहीं कर पाते। देखकर पहचान लेते हैं, साइज से पहचान लेते हैं, लेकिन गंध के कारण ये पहचान नहीं पाते कि ये कपड़े किसके हैं। क्योंकि हम अपने शरीर की प्रतिदिन सफाई करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार अपने शरीर की सफाई रखते हैं, जिसके कारण कोई भी प्रकार की अपने शरीर के अंदर से बदबू नहीं आती। कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन में आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है?
और बताओ कैसा लगा। यानी भीड़ भरी जगह पर गंध कैसी भी सुगंध हो तो भी बदबू में परिवर्तन हो जाती है। जहाँ अधिक लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक होती है, तो इस प्रकार से बदबू अधिक आती है। जैसे वहाँ पर अचानक से अपन बस रुक जाती है और एकदम से कोई, जैसे कि वो ठेले वाले आते हैं, कचौरी ले लो, मिर्ची वड़ा ले लो, तो उसकी गंध हमको अच्छी लगती है और अपन तुरंत एकदम से उठ जाते हैं और सोचते हैं कि एक ले लें और खा लें। और लेकिन वहीं से बस कहीं गंदे नाले के पास से निकलती है तो एक अजीब प्रकार की पूरी बस में एक बदबू सी आ जाती है, जिससे अपन को अस्वीकार्य गंध होती है, जिससे अपन नाक मुँह को ढक लेते हैं। तो इस प्रकार से गंध दोनों ही प्रकार की होती हैं। जैसे ऐसा क्यों होता है, आज देखो एक बात है। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। रजनी नामक की औरत थी, वह कहीं बाहर जाना पड़ा तो अपने 6 महीने के बेटे दीपक को, यानी रजनी के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। 2 बहनें थी सुशीला की अपनी बेटी इतनी ही छोटी थी। मज़े की बात तो ये है कि दोनों बच्चों ने साथ में लैट्रिन पोटी कर दी। अपनी बच्ची की पोटी धोने पर तो सुशीला को किसी भी प्रकार की गंध नहीं आई, और जैसे ही उसने दीपक जो रजनी का बच्चा था उसकी पोटी धोने के लिए गई तो फटाफट से अपने नाक और मुंह को बंद कर दिया। यानी सुशीला और रजनी 2 बहनें थी, दोनों के बच्चे बराबर थे और दोनों ही बच्चे सुशीला के पास थे एक दिन के लिए। तो सुशीला के बेटे ने जैसे ही पोटी की तो उसने धो कर के आई, नहीं नाक ढका नहीं मुंह ढका। लेकिन अभी यहाँ पर ये देखो, सुशीला जो है ये रजनी का बेटा दीपक है, इसकी पोटी साफ करनी है तो इसने अपने नाक और मुंह को ढक लिया। क्यों? क्योंकि वह अपनी बच्ची को धोया तब तो नाक मुंह नहीं ढका। तो ऐसा इसलिए हुआ कि वह गंध तो एक जैसी होती है लेकिन अपने अपने दिमाग पर अलग अलग असर करती है। जैसा हम सोचते हैं उस गंध को वैसा ही महसूस करते हैं। तो ये अपनी बच्ची की जब गंध धोती है, अपने बच्चे की पोटी धोती है, तो यह रोज रोज धो कर के उसमें अभ्यस्त हो चुकी होती है, जिसके कारण से इसे उस पोटी की गंध नहीं आई। लेकिन दीपक की पोटी उसको धोने का मौका शायद पहली बार ही मिला हो या कभी कभी ही मिलता है, जिससे वह इस गंध से अभ्यस्त नहीं है और इसने सोचा है मैं इस पोटी को कैसे धोऊं। इस प्रकार से सोचने के कारण यह गंध इसके दिमाग में बदबू के रूप में चली गई और जिसके कारण इसको बदबू आ रही है और इस बदबू से बचने के लिए ये नाक और मुंह को ढक लेती है। सोचो और चर्चा करें। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय मुंह ढका। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे उसकी गंध, यानी अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो उस गंध से वह अभ्यस्त हो चुकी थी, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय वह अपने मुंह को ढक लेती क्योंकि उसे वह गंध सहन नहीं होती। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वहाँ गंध तुम्हें अच्छी लगती, कैसी लगती है? बुरी लगती है। कचरे की बदबू तो सबको बुरी ही लगती है ना। उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में चीज़ें बीनता है। यानी उस बच्चे के बारे में सोचो। आप तो कचरे के ढेर से पास से निकलते हो तो जैसे ही सुशीला ने मुँह ढका वैसे आप भी मुँह ढक लेते हो, लेकिन जब उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन रात कचरे की बदबू से, कचरे के ढेर से गुजरता है और उसके अंदर से वस्तुएं बीनता है, चुगता है, तो ऐसा उसको क्या गंध नहीं आती? क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है या इस पर भारी हमारी सोच का असर पड़ता है? हाँ, गंध तो एक जैसी होती है। उस बालक के लिए भी एक जैसी ही थी और इस बालक के लिए भी। ये जैसे ही कचरे के ढेर के पास से निकलता है अपना नाक मुंह ढक लेता है और ये बच्चा दिन रात उस कचरे की बदबू में काम करता है लेकिन नाक मुंह नहीं ढकता, क्योंकि यह इस कचरे की ढेर के अंदर पास रह कर बदबू को सूंघ कर अभ्यस्त हो चुका था। लेकिन यह तो कभी कभार इस गली से गुजरता है तो इसको इस गंध को सहन करने की क्षमता नहीं रखता। तो ये जो है बालक ये अभ्यस्त हो जाता है। यानी गंध तो दोनों के लिए बुरी है, गंध तो दोनों के लिए बुरी है, परंतु इसके दिमाग में है कि ये बुरी है और इसके दिमाग में है कि कुछ भी नहीं है। तो ये इसने सोच लिया है कि यहाँ पर कोई प्रकार की बदबू नहीं है, क्योंकि इसको रोज़ाना इसमें रहना है, इसको तो रोज़ाना सूंघना है, तो इसको कुछ भी नहीं लगता। लेकिन ये कभी कभी आता है तो इसके दिमाग में होता है ये गंध बुरी है। तो जब हम अपने दिमाग में कोई सोच बना लेते हैं तो वह मिटाई नहीं जा सकती। तो गंध तो एक जैसी होती है, अच्छा या बुरा होने सबके लिए एक ही जैसा होता है, पर इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है।
किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। यानी देखो पक्षी यहाँ पर खूब सारे हैं, पक्षियों की अक्सर आंखें सर पे ही होती है, परंतु ये क्या कह रहे हैं कि जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। जैसे ये पक्षी का मुंह होता है, एक तो पक्षी की आंखें यहाँ पर होती हैं और एक ये मुंह होता है जिसकी आंखें यहाँ पर होती हैं। यानी ये तो हो गई सर के दाएं और बाएं और ये हो गई सामने। यानी ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आंखें सामने होती हैं? तो ये होता है उल्लू। कौन सा होता है? उल्लू। बाकी सब पक्षियों के लगभग सर के दाएं बाएं ही होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों के आकार सिर की तुलना में कैसा होता है? यानी ये जो पक्षी जो होते हैं जिसकी आंखें दाएं बाएं होती हैं, तो तोता, मोर, कबूतर, चिड़िया, इस प्रकार सभी पक्षी जो होते हैं लगभग ऐसे होते हैं। लेकिन यह सर देखो इतना बड़ा है, लेकिन सर की तुलना में आंखें कैसी है? छोटी छोटी, सर की तुलना में कई गुना छोटी होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक पक्षी एक ही समय में दोनों अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ें देखते हैं। जैसे कि ये पक्षी है, ये पक्षी सामने देख रहा है, इसी एक चीज़ को देखता है दोनों ही आंखों से, तो इस पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। इसी प्रकार जैसे ये पक्षी है जो इस आंख से इस पेन को देखता है और उस आंख से इस पुस्तक को देखता है, तो इस प्रकार से देखने का दायरा देखो, इस आंख से इधर का पूरा देख रहा है और उस आंख से उधर का पूरा देख रहा है। यानी यहाँ पर तो ध्यान केंद्रित होता है, यहाँ पर देखने का जो नज़रिया होता है वो बढ़ता है। देखने की जो भाग होता है, जो जगह होती है, जो अधिक होती है। यानी पक्षी जो कहते हैं कि गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि पक्षी ज़्यादा गर्दन क्यों हिलाते हैं, क्योंकि जैसे पक्षी की जो आँख की पुतली होती है, जैसे पक्षी के आँख की पुतली होती है वो हिलती नहीं है, वो हिलती नहीं है। जिन पक्षियों की ये आँख की पुतली नहीं हिलती वो अपने सर को हिला करके इधर की वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन जिन पक्षियों की आँख की ये पुतली हिलती है वो अपने आसपास की चीज़ें को आसानी से देख लेते हैं, उन्हें गर्दन हिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो और हाथ ढको, ये आपको खुद को करना है। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर पर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे, तो क्या तुम बिना गर्दन हिलाए उस साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोल करके दाईं तरफ खड़े उसी साथी को एक्शन को देखो। क्या दोनों तरीक़ों से देखने पर कुछ अंतर पाया? यानी आप यहाँ पर खड़े हैं और इधर आपका कोई साथी नृत्य कर रहा है और आप इस आँख को बंद कर दीजिए और सामने देखिए, तो क्या इस साथी को आप देख पाते हो? नहीं। लेकिन यदि इस आँख को खोलो और उसके बाद इस साथी को नृत्य करते हुए देखो और सामने ही देख रहे हो, फिर भी यह साथी आपको दिखाई देता है, क्योंकि ये जो आँख होती है यह इस आँख के दायरे को नहीं देख पाती और ये जो आँख होती है इस आँख के दायरे को नहीं देख सकती, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारी जो नाक होती है वह दीवार का कार्य करती है। और जैसे ही आँखें खुली होती है तो हम अपने दायरे को बढ़ा लेते हैं, यानी इतना दायरा जो है कवर कर देते हैं। लेकिन यदि ये आँख बंद है तो ये दायरा इतना ही रहता है और यदि ये आँख बंद है तो ये दायरा इतना ही रहता है। लेकिन दोनों आँखें खुली होती तो अपने आसपास का दायरा भी बढ़ जाता है, जैसे ही उस चिड़िया में भी हुआ था। यानी इस प्रकार देखने पर उसका दायरा अधिक होता है और इस प्रकार देखने पर वो ध्यान केंद्रित करती है। तो दोनों ही तरीक़ों में अंतर है, देखने में अंतर था। एक आंख बंद करके देखा तो साथी नहीं दिख रहा था, दोनों आंखें खोल कर देखा तो साथी दिख रहा है। अतः आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आपको कुछ प्रश्नों को हल करना है। जैसे तुम जब 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे होमवर्क के लिए, वो देखना। जब तुम किसी कुत्ते के पास से गुजरते हो तो कुत्ता झट से अपने कान खड़े कर देता है, ऐसा होता है क्या? मीठा ज़मीन पर गिरने पर वहाँ चींटियाँ
तुरंत आ जाती है। ऐसा भी हुआ है आपके पास में? हुआ है तो क्यों हुआ है? चींटी कैसे पता चींटियों को कैसे पता चल जाता है कि सामने वाली चींटी दूसरे झुंड की है? ये कैसे पता चला? चींटी अपने पीछे कौन सा हार्मोन छोड़ती है? चींटियाँ कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में चर्चा हमने नहीं की है। आज इस पाठ में शायद हमने चींटियों की चर्चा नहीं की है, तो आपको इसका सोच समझ करके उत्तर देना है। आपको नहीं आता है तो अगले पार्ट में हम पहले इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, चींटियाँ कितने प्रकार की होती है और उनका क्या क्या कार्य होता है, उसके बाद में अगला पार्ट शुरू करेंगे। आज यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।